अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है दरख्शां शेख और आप सबको मेरे चैनल एक्सपर्टीज हब पर खुश आमदीद। आज हम इजराइल फलस्तीन रिलेशन का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले जाके उसको देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके भी उसको देख सकते हैं। पार्ट 1 में हमने योम किपुर वॉर तक कंप्लीट किया था। आगे हम देखते हैं कि इजराइल फलस्तीन रिलेशन में क्या तब्दीलियां आई और आज हालात क्या हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने 1973 की जंग को रोकने के लिए एक रेजोल्यूशन पास की जिसका नंबर था रेजोल्यूशन नंबर 338 और साथ ही 6 डे वॉर के बाद होने वाली रेजोल्यूशन जिसका नंबर था 242 उस पर भी इम्प्लीमेंट करने की बात की गई। अब आप देखेंगे कि इजिप्ट और यूएसएसआर के जो रिलेशन थे वो खराब होने लगे। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह वो ही थी कि इजिप्ट का कहना ये था कि यूएसएसआर ने हमारी मदद नहीं की। अब जब एक कंट्री से, एक सुपर पावर से रिलेशन खराब होते हैं तो कंट्रीज दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देती हैं। ऐसा ही कुछ इजिप्ट के साथ भी हुआ और इजिप्ट ने यूएस की तरफ देखना शुरू कर दिया। साथ ही साथ क्या होता है, 1977 में आप देखेंगे कि इजिप्ट और इजराइल करीब आने लगे। 1973 की वॉर में इजिप्ट ने बहुत बड़े खसारे का सामना किया। अब अनवर सादत जो थे वो इजिप्ट को मजीद इन्वॉल्व नहीं रखना चाहते थे कॉन्फ्लिक्ट्स में, लिहाजा उन्होंने 1977 में इजिप्ट गए और एक पीस डील साइन करना चाहिए। इस बात से तमाम ही अरब स्टेट जो थे वो बहुत ही गुस्सा हो गए, जिनमें सीरिया, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, लीबिया, साउथ यमन, इराक, अल्जीरिया, तुनीसिया और साथ ही साथ पीएलओ जो है वो है फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये 1964 में बनी थी और इसका मकसद था फलस्तीन को आजाद करवाना। के साथ साथ यूएसएसआर ने भी इस बात पर गुस्से का इजहार किया और कुछ मुल्क ऐसे थे जो कि इस पीस डील को सपोर्ट करने वाले थे। इनमें थे सूडान, मोरक्को और ओमान। और फाइनली 1978 में एक अकॉर्ड साइन होता है जिसका नाम था कैंप डेविड अकॉर्ड। इसके तहत दो अहम बातें सामने आई। एक तो ये था कि इजराइल ने इजिप्ट को उसकी टेरिटरीज वापस कर दी, मतलब जिन इलाकों पे इजराइल ने कब्जा करा था वो इजिप्ट को वापस कर दिए गए जो इजिप्ट से बिलोंग करते थे। और दूसरा ये कि इजिप्ट ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया। देखें, इससे पहले कोई मुस्लिम कंट्री इजराइल को मानने के लिए तैयार नहीं था एज अ कंट्री, मतलब कोई भी मुसलमान मुल्क ये नहीं मानता था कि इजराइल की कोई हकीकत है। यही कहा जाता था कि पूरा एरिया फलस्तीन से बिलोंग करता है, लेकिन इजिप्ट ने इजराइल को एक मुल्क तस्लीम कर लिया। इजराइल ने इजिप्ट को इस बात की यकीन दहानी करवाई कि 2 से 3 साल में वो अपनी तमाम फोर्सेस को इजिप्शियन टेरिटरी से हटा लेगा और कहा गया कि दोनों ही कंट्रीज आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशन का कयाम करेंगे। और ये कयाम कब होगा? जब इजराइल पहली मर्तबा अपनी फोर्सेस को पीछे हटाएगा, उसी के फौरन बाद डिप्लोमेटिक रिलेशन का कयाम हो जाएगा। साथ ही साथ इजिप्ट ने इजराइल को इस बात की परमिशन भी दे दी कि इजराइल अपनी शिप्स जो है वो सुइस कैनाल से निकाल सकता है और यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस जो हैं वो इजराइल और इजिप्ट के दरमियान खड़ी होंगी। इस अकॉर्ड के बाद 1981 में इजराइल ने सिनाई पेनिनसुला से अपनी तमाम ही फोर्सेस को निकाल लिया। अनवर सादत की इस हरकत को पूरे ही अरब वर्ल्ड में बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। देखें, क्रिटिसाइज करने की मेन वजह ये थी कि अनवर सादत ने जो इजिप्ट के साथ पीस ट्रीटी करी वो सिर्फ एक कंट्री का एक इंडिविजुअल एक्शन नहीं था। इजिप्ट की इस काम से अरब यूनिटी जो चलती आ रही थी, अरब ममालिक अपने आप को एक मुल्क और एक कौम तस्लीम करते थे, वो खत्म हो गया था। इजराइल इस बात में कामयाब हो गया था कि वो इजिप्ट के इंटरेस्ट को बाकी मुस्लिम कंट्री के इंटरेस्ट से अलग कर दे। अब इजिप्ट का इंटरेस्ट क्या था कि सिनाई पेनिनसुला जो उसने खोया है वो अपना वापस ले ले। अब वो दूसरे मुल्कों के बारे में नहीं सोच रहा था, उसको वेस्ट बैंक का ख्याल नहीं था, उसको ईस्ट जेरूसलम का ख्याल नहीं था, उसको सिर्फ अपनी पड़ी थी। और ना ही और जो फलस्तीन का उनका
मोटिव था कि फलस्तीन को एक मुस्लिम कंट्री ही बनाना है, वो जो मोटिव था वो भी खत्म हो चुका था। ये है वो तारीखी तस्वीर जिस दिन कैंप डेविड अकॉर्ड साइन हुआ। देखें, ये है इजिप्ट के प्रेसिडेंट अनवर सादात, ये है यूएस के प्रेसिडेंट जेमी कार्टर और ये है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर मेनाहेम बिगेन। चीजों को मजीद आसान बनाते हैं और मैप की मदद से थोड़ा समझते हैं। देखिए, ये है इजराइल का इलाका, ये जो आपको बिल्कुल लाइट येलो कलर में दिख रहा है वो इजराइल है, ये वाला सारा इलाका, ठीक है। और ये थोड़ा जो डार्क है, थोड़ा मस्टर्ड कलर में है, ये वो एरियाज हैं जो कि इजराइल ने 1973 की वॉर में ऑक्यूपाई किए थे। ये वेस्ट बैंक, जॉर्डन और ये गोलन हाइट्स, ठीक है। बाकी ये इजिप्ट का जो ये पूरा एरिया है, सिनाई पेनिनसुला और गाजा स्ट्रिप, ये भी इजराइल के पास गया था 1973 में। लेकिन जब कैंप डेविड अकॉर्ड साइन हो जाता है तो इजराइल आहिस्ता आहिस्ता करके 3 स्टेजेस में अपनी फोर्सेस वहां से हटा लेता है। देखें, पहला हटाता है 1975 में, फिर दूसरी बार हटाता है 1979 में, फिर ये देखें लिखा है 1982, लेकिन 1981 में हटाई थी और कंप्लीट विड्रॉ जो है वो 1981 में हो गया था। देखें, जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, PLO, फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये 1964 में बनी थी और ये उसका लोगो है, ठीक है। इसमें आप देखें कि फलस्तीन का पूरा मैप दिखाया गया है और इसको पूरा फलस्तीन ही दिखाया गया है और ये है इसके लीडर यासिर अराफात। देखिए, पीस ट्रीटी कब साइन हुई? 1978 में पीस ट्रीटी साइन हुई, जिसके तहत इजिप्ट और इजराइल के रिलेशन मजबूत हुए। और देखिए, इजराइल ने इजिप्शियन टेरिटरी से विड्रॉ कर दिया। साथ ही साथ अब क्या होता है, बहुत बड़ा रिएक्शन, मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा गुस्सा पाया जाता था इजिप्ट के लोगों में भी और साथ ही साथ अरब कंट्रीज में भी। और अनवर सादत जो थे, ये जिन्होंने इजराइल को एज अ कंट्री एक्सेप्ट किया था, उनको मार दिया जाता है 1981 में। कैंप डेविड अकॉर्ड के बाद इजिप्ट जब पीछे हट गया तो उसके बाद अरब वर्ल्ड की जो सूरत हाल थी वो बहुत ही पेचीदा हो गई थी और कोई भी अरब कंट्री इतना ताकतवर नहीं था कि वो इजराइल का सामना कर सके। लाइक सीरिया, लिबनान, जॉर्डन, इन सब में इतनी ताकत नहीं थी कि वो इजराइल का सामना कर सके। इसलिए आगे जाके आप देखेंगे कि कोई डायरेक्ट वॉर नहीं हुई है। अब 1978 जब कैंप डेविड अकॉर्ड साइन होता है, इसके साथ साथ अरब फेज जो होता है उसका एंड हो जाता है और अब फलस्तीन और इजराइल की लड़ाई शुरू होती है, जिसको हम फलस्तीनियन फेज कहेंगे। अब 1987 से लेकर 1993 तक प्रोटेस्ट करते हैं, मुजाहिरे करते हैं फलस्तीनियन लोग, जिसको हम कहते हैं इंतिफादा। इंतिफादा का मतलब होता है अपराइजिंग। अपराइजिंग का मतलब उभर कर आना या अपने हक के लिए आवाज उठाना। अब इस अपराइजिंग के अंदर फलस्तीनियन पीपल डिमांड कर रहे थे कि इजरायली ऑक्यूपेशन जो है उनको खत्म किया जाए, इजरायली सेटलमेंट्स को खत्म किया जाए। और ये अपराइजिंग कब स्टार्ट हुई? जब 5 फलस्तीनियन नौजवानों को इजरायली फोर्सेस ने मार दिया। इस इंतिफादा में एक बहुत बड़ा हाथ था PLO का, फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। साथ ही साथ फलस्तीनियन पीपल ने, क्योंकि उनके पास कोई मिलिट्री ताकत तो थी नहीं, कोई उनको सपोर्ट करने वाला तो मौजूद था नहीं, तो उन्होंने जिस हथियार का या फिर जिस स्ट्रेटेजी का साथ लिया वो था सिविल डिसओबीडियंस। सिविल डिसओबीडियंस के तहत उन्होंने टैक्सेस रोक दिए गए, टैक्स पे करना खत्म कर दिए, कमर्शियल शटडाउन किया, बॉयकॉट किया इजरायली गुड्स का, ताकि इजराइल पर प्रेशर बनाया जा सके। साथ ही साथ इस इंतिफादा के दौरान एक और ऑर्गेनाइजेशन उभर कर सामने आती है जिसका नाम था हमास। हमास की मीनिंग होती है स्ट्रेंथ एंड ब्रेवरी, मतलब बहादुरी और ताकत।
चलिए जी, फलस्तीन में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए और इन प्रोटेस्ट के नतीजे में इजराइल ने करा ताकत का इस्तेमाल और हजारों फलस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया। अब हम देखेंगे कि एक और नई ऑर्गेनाइजेशन उभर कर आई जिसका नाम था हमास। अब फलस्तीन में दो मेन ऑर्गेनाइजेशंस थी, एक तो थी पीएलओ जो पहले से चल रही थी, 1964 में बनी थी, और दूसरी थी हमास। हमास जो थी वो पीएलओ की तरह नहीं थी। हमास को अब गुस्सा आ गया था और वो लोग जो बहुत ज्यादा तशद्दुद का शिकार हो जाते हैं ना, फिर उनके अंदर से पीस वाली बातें खत्म होने लग जाती हैं। और ऐसा ही बिल्कुल हमास के साथ भी हुआ था। ये लोग ताकत का इस्तेमाल चाहते थे। अब पीएलओ तो फिर भी पीस डील पर एग्री हो गया था बाद में, लेकिन जो हमास था वो ऐसा नहीं चाहता था। वो चाहता था कि फलस्तीन हमारा है, हम ताकत के जोर पे फलस्तीन को लेकर ही रहेंगे। देखिए 1993 में एक और एग्रीमेंट साइन होता है और ये एग्रीमेंट था पीएलओ और इजराइल के बीच में। पीएलओ क्या थी? पीएलओ वही ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि फलस्तीन की लिबरेशन की बात करती थी। ठीक है, इस पीएलओ और इजराइल के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसे हम कहते हैं ओस्लो अकॉर्ड। ये 1993 में हुआ था और ये आप देख ही रहे हैं, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर राबिन, ये हैं पीएलओ के लीडर यासिर अराफात और ये हैं यूएस के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन। ओस्लो अकॉर्ड के हवाले से एक बहुत ही मशहूर कोटेशन है जिसमें ये बताया गया है कि ओस्लो अकॉर्ड जो था वो बहुत बड़ा ग्रेट आइडिया था इजराइल का, जिसके तहत इजराइल ने अपनी ऑक्यूपेशन जिन इलाकों पे कब्जा किया हुआ था वो तो बरकरार रखा लेकिन कुछ खोया नहीं। मतलब इस अकॉर्ड के अंदर जो विक्टोरियस रहा था वो इजराइल ही था। ओस्लो अकॉर्ड जो था वो पीएलओ और इजराइल को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आया और उनके दरमियान नेगोशिएशन स्टार्ट हुई। लेकिन किसी भी बारे में मुकम्मल जानने से पहले हमें उस बात का बैकग्राउंड पता होना चाहिए, वजूहात हमें मालूम होनी चाहिए। यहाँ हम पहले ये देखेंगे कि वो क्या वजूहात थी जिनके बिना पर पीएलओ और इजराइल एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हुए। पहली वजह तो ये थी कि पीएलओ गल्फ वॉर में साथ दे रहा था सद्दाम हुसैन का, लेकिन जब सद्दाम हुसैन को हार का सामना करना पड़ता है तो पीएलओ यहाँ पर अकेला हो जाता है, लिहाजा वो अब इजराइल की तरफ मुतवज्जा होता है। और इजराइल ने इस नेगोशिएशन में क्यों आगे बढ़ा? इसलिए क्योंकि फर्स्ट इंतफादा में होने वाले मुजालिम के खिलाफ इंटरनेशनली आवाज उठ रही थी और इन सब का साथ किसने दिया? अमेरिका ने जो है वो स्पॉन्सरशिप दी थी। देखें, अब मुआहिदा तो आप सबको मालूम है कि पीएलओ और इजराइल के बीच में हुआ था। इसमें क्या किया गया? इजराइल और पीएलओ ने एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर लिया और इस मुआहिदे के तहत एक फलस्तीन अथॉरिटी बनाई गई जिसको 9th मंथ के अंदर अंदर ही इलेक्ट होना था और फिर ये अगले 5 सालों तक वेस्ट बैंक और गजा की जो लोकल पॉलिसीज थी उन पर काम कर सकती थी। देखिए, जो एक अहम मसला था वो ये भी था कि फलस्तीन में इजराइल ने बहुत सारी जगह पे कब्जा किया हुआ था, तो इस अकॉर्ड में इन बातों पर भी बात करना बहुत जरूरी थी कि जो रिफ्यूजीज हैं उनका क्या किया जाए, यूएन ने जो पहले पार्टीशन प्लान बनाया गया उसका क्या किया जाए, किस तरह बाउंड्रीज ड्रॉ की जाए और एक मुल्क को दो मुल्कों में किस तरह तकसीम किया जाए। लेकिन हम देखेंगे कि जो पीएलओ था वो इसमें रिलेटिवली लूजर ही रहा है, उसने कुछ जो है वो हासिल नहीं किया। अब इस मुआहिदे में ये भी बात की गई कि आने वाले 2 सालों के अंदर अंदर ही पीएलओ और इजराइल जो हैं वो बात करेंगे स्टेटस ऑफ इजराइल पर कि इजराइल के स्टेटस का क्या किया जाए। देखें, 1993 में तो फर्स्ट ओस्लो अकॉर्ड हो गए, 1995 में सेकंड ओस्लो अकॉर्ड होते हैं जिसके तहत वेस्ट बैंक को डिवाइड कर दिया जाता है 3 मेन जोन में, जोन ए, जोन बी और जोन 3। इस मैप में आप बासानी देख सकते हैं जो एरियाज डार्क ब्लू कलर में हैं वो है एरिया 1 या जोन ए, जो एरियाज ब्राउन कलर में हैं वो है जोन बी और जो एरियाज ग्रे कलर में हैं वो है जोन सी। अब जोन ए के अंदर जो था वो फलस्तीन था
अब आप देखिए कितना कम एरिया जो है वो जोन ए को दिया गया है वेस्ट बैंक में, और साथ ही साथ जोन बी के साथ जो था वो इजराइल और फलस्तीन का ज्वाइंट कंट्रोल था, और जोन सी जो था वो पूरा का पूरा इजराइल के अंडर था। मतलब 60% एरिया वेस्ट बैंक का इजराइल को दे दिया गया था, जबकि हमें ये भी मालूम है कि इजराइल ने वेस्ट बैंक को ऑक्यूपाई किया था। ओस्लो अकॉर्ड के तहत एक अथॉरिटी बनी थी जिसको हमने फलस्तीनियन अथॉरिटी कहा था। इसका मकसद था एक इंटरिम गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करना, और मैंने आपको बताया कि ओस्लो अकॉर्ड के तहत ही 1995 के अंदर वेस्ट बैंक को 3 एरियाज में डिवाइड कर दिया गया था, एरिया ए, एरिया बी, एरिया सी। अब हम देखते हैं कि एरिया ए और एरिया बी जो थे इनके हालात क्या थे। इनमें भी तमाम जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी थी वो इजराइल के ही हाथ में थी। इसके अलावा तालीम और सेहत के मामलात पर या फिर इकोनॉमी के मामलात पर फलस्तीनियन जो हैं वो थोड़ा काम कर सकते थे, लेकिन जो एरिया सी था वो बिल्कुल इजराइल के ही हाथ में था। उसमें सारे मामलात इजराइल ही देखता था, चाहे उसकी सिक्योरिटी हो, प्लानिंग हो या कंस्ट्रक्शन के काम हो। इनके तहत देखें, मैंने आपको बताया कि फलस्तीनियन अथॉरिटी जो थी वो उसका काम था इंटरिम गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करना, लेकिन फलस्तीन अथॉरिटी को इस एरिया का कंट्रोल, एरिया सी का कंट्रोल कभी भी ट्रांसफर नहीं किया गया। इसको इजराइल ने अपने हाथ में ही रखा। ओस्लो अकॉर्ड के तहत अमन कायम करने की कोशिश भी नाकाम रही, और देखें 1993 से लेकर 2000 तक जितनी इजरायली पॉपुलेशन वेस्ट बैंक में बढ़ी है उतनी कभी नहीं बढ़ी थी, क्योंकि 60% एरिया पे तो अब खुद वो डायरेक्टली काबिज थे, बाकी 40% पर इनडायरेक्टली काबिज थे। तो जाहिर सी बात है कि आप जब जिस जगह पर काबिज हो वहां पर आप पॉपुलेशन बढ़ाओगे अपनी। तो ये लोग इजरायली लोग यहाँ पर आके और सेटलमेंट्स इन्होंने बना ली। ओस्लो अकॉर्ड 1995 के 5 साल बाद पीस प्रोसेस को मजीद आगे बढ़ना था, लेकिन ऐसा ना हो सका और सेकेंड इंतफादा स्टार्ट हो गया। इस इंतफादा के स्टार्ट होने का खास ये था कि इजरायली अपोजिशन लीडर एरियल शेफ्रोन जो थे वो बहुत ज्यादा गार्ड्स के साथ मस्जिद अक्सा में दाखिल हो जाते हैं, और जैसे ही वो मस्जिद अक्सा में दाखिल होते हैं तो मुसलमान जिनके लिए मस्जिद अक्सा थर्ड हॉली प्लेस है, कुछ मुसलमान मुश्तइल हो जाते हैं और फिर लड़ाई और तसादुम शुरू हो जाता है बिटवीन द इजरायली फोर्सेस एंड मुस्लिम्स। इस तस्वीर में आप एरियल शेफ्रोन को देख सकते हैं जो कि इजरायली अपोजिशन लीडर थे, और ये थे वो गार्ड्स जिनके साथ ये मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए थे। झड़प शुरू होने के साथ साथ जो फोर्सेस थी इजरायली फोर्सेस, उन्होंने सिविलियंस पर भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कुछ लोग तो थे ऐसे जिन्होंने मजामत की थी, लेकिन जो लोग अमन परस्त भी थे, जो सिविलियन अमन परस्त भी थे, उनके ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया गया। मस्जिद अक्सा पे हमला होने के तकरीबन 4 दिन बाद ही 20 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया, और इस पूरे सेकेंड इंतफादा में तकरीबन 3000 फलस्तीनी मारे गए और 1000 इजरायली मारे गए। देखें, ये जो फिगर्स हमारे पास आई है ना, ये ऑथेंटिक नहीं होती है। आप किसी भी वॉर की बात करें या किसी भी अपराइजिंग की बात करें, उसमें जो लोग मारे जाते हैं उनकी तादाद बहुत कम बताई जाती है, तो ये तादाद भी उसी तरह कम थी। इन 3000 में बच्चे तक शामिल थे। इस पिक्चर में आप इस बच्चे के चेहरे पे खौफ भी देख सकते हैं। हमास ने 6 अक्टूबर 2000 को गुस्से का दिन कहा है, यानी अ डे ऑफ रैज। देखें, उनका कहना ये था कि फलस्तीनी जो थे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो चुके थे। ओस्लो अकॉर्ड में जो वादे किए गए थे वो भी पूरे नहीं हुए। उन्हें कहीं से भी जो है अमन की किरण जो है वो नजर नहीं आ रही थी। इजरायली मुसलसल उनकी जमीन को हथिया रहे थे, उन पे जुल्म सितम बरकरार रखे गए थे। जब आप इतने ज्यादा जुल्म करते रहते हैं तो सामने वाला भी कभी ना कभी रिएक्ट करता है, और जो रिएक्शन आया था इस दिन वो उसी गुस्से का नतीजा था।
इजरायलियों के जुल्म सितम का जो अंदाजा है ना वो आप इस फुटेज से लगा सकते हैं। ये जो बच्चा है ये सिर्फ एक 12 साल का बच्चा है जिसका नाम था मोहम्मद अली दोरा, और ये पूरी वीडियो आपको YouTube पे मिल सकती है। ये बच्चा इजरायली फोर्सेस से छुप रहा था और वो भी अपने फादर के पीछे। इसको लगता था कि शायद मैं अपने बाप के पीछे छुप जाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं होगा, और किस हद तक ये रो रहा है, डरा हुआ है, खौफजदा है। लेकिन एंड क्या होता है, इसको और इसके वालिद को दोनों को मार दिया जाता है। ये देखेंगे ये गोलियों के निशान है। किसी भी वॉर में जो है वो सिविलियंस पे अटैक करना अलाउ नहीं होता है। आप सिविलियंस को नहीं मार सकते या आप अनआर्म्ड पीपल को नहीं मार सकते। जो अनआर्म्ड लोग होते हैं उनको मारना अलाउ ही नहीं होता। अब इनके हाथों में ना आपको कोई हथियार दिखेगा सिवाय खौफ के, और इन तक को मार दिया गया था। इसी इंतिफादा के दौरान 2002 में इजराइल ने एक वॉल बनाना शुरू की जो कि 700 किलोमीटर लॉन्ग थी, और ये वेस्ट बैंक के उन एरियाज से होती हुई भी गुजर रही थी जो कि मुसलमानों की टेरिटरी थी या फिर फलस्तीनियों की टेरिटरी थी, और ग्रीन लाइन के अंडर आती थी। 2004 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी इस बात की मुखालफत की और कहा कि ये वॉल जो है वो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। इस तस्वीर में आप इस वॉल को मुलाहिजा कर सकते हैं। इजराइल का कहना यह है कि ये वॉल जो है हमने सिक्योरिटी पर्पस के लिए बनाई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जोनाथन पोलार्ड जो कि इजरायली एक्टिविस्ट हैं, इनका कहना है कि ये जो वॉल है जो इजराइल ने बनाई है, इसका काम वेस्ट बैंक के इलाके को ऑक्यूपाई करना और उसको कंट्रोल करना ही है। 2004 में यासिर अरफात जो कि पीएलओ के लीडर थे, जिन्होंने ओस्लो अकॉर्ड साइन किया था, उनकी वफात हो जाती है। और साथ ही साथ क्या होता है, 2005 में इजराइल जो है वो गजा स्ट्रिप को छोड़ देता है, और 2006 में गजा स्ट्रिप में इलेक्शन होते हैं जिसके तहत हमास और अल-फाता जो है वो इलेक्ट होकर आ जाती है। लेकिन अल-फाता को हमास यहाँ से हटा देता है और गजा स्ट्रिप पे पूरी तरह कंट्रोल कर लेता है। हमास ये फलस्तीनियों की ही ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक्सट्रीमिस्ट है। 2006 में इलेक्शन हुए थे गजा स्ट्रिप में, हमने देखा, और हमास पावर में आ गया। फिर हमास ने गजा स्ट्रिप को पूरी तरह कंट्रोल कर दिया। अब इजराइल क्या करता है, 2006 में ही गजा स्ट्रिप को ब्लॉकेट कर देता है, और ये ब्लॉकेट जो होता है वो एरियल भी होता है और नेवल भी होता है। मतलब इसका समंदरी और हवाई रास्ता दोनों ही बंद कर दिए जाते हैं ताकि गजा स्ट्रिप बिल्कुल आइसोलेट होकर रह जाए। 2008 में फ्री गजा मूवमेंट का स्टार्ट हो जाता है। 2010 में एक शिप होती है जिसके अंदर तकरीबन 10,000 टन गुड्स होते हैं। इसमें खाने पीने का सामान होता है, बच्चों की स्कूल की चीजें होती है, बिल्डिंग के मटेरियल होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का मटेरियल होता है, बाकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स होते हैं। लेकिन इजरायली फोर्सेस इस शिप के ऊपर हमला कर देती हैं और तकरीबन 9 लोग इस पूरे सानिहे में मारे जाते हैं। उसके बाद यूएन सेक्रेटरी जनरल थे बैन की मून, इन्होंने भी कहा कि इजराइल का ब्लॉकेट को हटा दिया जाए, क्योंकि देखें ब्लॉकेट जब होता है ना तो खाने पीने की तंगी इतनी हो जाती है। अभी हम देख सकते हैं कि कोविड के दौरान जब हमने जरा सा ही मतलब फ्लाइट्स बंद हुई थोड़े पीरियड के लिए, लेकिन किस हद तक इकोनॉमी डाउन हो गई थी। हम लोगों के पास बहुत सी ऐसी चीजें थी जो हम एक्सपोर्ट करते थे वो नहीं थी, दवाइयों की शॉर्टेज हो गई थी। बिल्कुल इसी टाइप के हालात गजा में भी थे। सिर्फ ब्लॉकेट से ही इजराइल को सुकून नहीं आया था। अब गजा में तीन मुख्तलिफ ऑपरेशंस किए उसने। फर्स्ट ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कास्ट लीड, जो कि 2008 से 2009 के दरमियान चला था। इसमें इसने व्हाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया जो कि बहुत डेंजरस होती है, और ये इसने अर्बन एरियाज में किया था गजा के, ताकि जो सिटी वाले एरियाज हैं उनमें बर्बादी की जा सके। और बहुत ज्यादा हवाई हमले किए गए। हमास की तरफ से जवाबी कार्रवाई
इसके अलावा तकरीबन 1000 जख्मी हुए। इसी हमले में अहमद जब्बारी, जो कि हमास मिलिट्री विंग के चीफ थे, उन्हें भी मार दिया गया। और जैसे ही इनके मरने की खबर आती है तो बहुत ज्यादा एहतजाज जो है वो उभर कर सामने आते हैं। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि इस ऑपरेशन में भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया, मतलब हमास को और सिविलियंस को अलग नहीं रखा गया, सिविलियंस को ज्यादा निशाना बनाया गया है। और इजराइल हमेशा से यही करता आया है, लोगों को सप्रेस करने के लिए, उनके हक को सप्रेस करने के लिए हमेशा उन्हें टारगेट करता आया है और अनआर्म्ड सिविलियंस को निशाना बनाता आया है। इसी का सबूत हम देखते हैं कि क्या हुआ था जब सिर्फ 11 महीने का बच्चा जो था उसको भी मार दिया गया था इसी ऑपरेशन के दौरान। देखिए, बीबीसी के वीडियो एडिटर थे, उनका एक 11 महीने का बेटा था जिसका नाम था उमर मिसहरावी। इसको भी बच्चे को इसके ऊपर आके जो है वो कोई बॉम्ब वगैरह गिरा और इनका पूरा घर जल गया था, इस बच्चे की डेथ हो गई थी। इसके अलावा ये जो वीडियो एडिटर था, इसके भाई जो था वो बुरी तरह इंजर्ड हो गया था, इनकी जो वाइफ की बहन थी वो भी इस हमले में मर गई थी। ये सारे वो लोग थे जिनका न फलस्तीन से बराह रास्त वास्ता था, ना ही ये हमास के सपोर्टर थे, फिर भी इन लोगों के ऊपर हमला किया गया। और इसकी तमाम फुटेज जो थी वो बाद में बीबीसी पे भी चलाई गई, वर्ल्ड मीडिया ने इसको बहुत ज्यादा कवर भी किया। और आपको मालूम है सिर्फ पहले दिन ही 10 लोगों को मार दिया गया था। इस हमले के अगले दिन फिर हमास ने इनको रिस्पॉन्ड किया और फिर हमास ने भी रॉकेट फायर किए इजराइल की तरफ। ये देखें, ये वो मासूम सा बच्चा है जो इस हमले में मार दिया गया था और ये इसके वालिद है। इनके वालिद का कहना था कि ये बच्चा क्या जानता था, सिर्फ और सिर्फ हंसना। इसके अलावा ना इसको हथियारों का पता था, ना इसको ये मालूम था कि फलस्तीन में क्या हो रहा है, ना ये मालूम था कि इजरायली ये जुल्म क्यों ढा रहे हैं। इस बच्चे को कुछ नहीं मालूम था, ये सिर्फ हंसना जानता था, लेकिन इसको भी नहीं बख्शा गया। ये इस घर की फैमिली की फुटेज है, इसमें इनका ये पूरा बेडरूम था शायद जो पूरा दिखाया गया है कि सब कुछ जल के राख हो गया। इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि सिर्फ हमारा जो बेडरूम था या जो हमारा पूरा घर था वो कोयलों के सिवा कुछ नहीं बचा था, पूरा मकान जो है वो राख का ढेर बन चुका था। देखिए, इनको कवरेज मिली। ऐसे हजारों खानदान हैं फलस्तीन में जिनके साथ ये जुल्म होते रहते हैं और कवरेज नहीं मिलती। ये शख्स बीबीसी का वीडियो एडिटर था, इसीलिए इसको कवरेज मिली, लेकिन बाकी जुल्म और सितम कुछ हम तक पहुंचते हैं, कुछ तो हमें कानो कान खबर भी नहीं होती। अब आप ये बात देखिए कि बेंजामिन नेतन्याहू इस बात का ऑफिशियली इकरार करते हैं कि इजरायली ऑफेंसिव जो था वो उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, यानी कि आपने सिविलियंस को मार दिया, उन पे जुल्म किया, बेदर्दी से कत्ल किया, वो सब एक सक्सेस था। ठीक है, मतलब आपकी लिहाज से आपने एक जवाबी कार्रवाई की और उसमें आपसे सिविलियंस जो है वो टारगेट बने, लेकिन फिर आप इस टाइप की स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं? किसी भी वॉर में या फिर स्ट्राइक में अगर सिविलियंस मर भी जाते हैं तो बहुत ज्यादा जो मुल्क होते हैं वो उसको छुपाने की कोशिश करते हैं कि हमसे इतने सिविलियंस मर गए। ये लोग फिगर्स भी बताते हैं और फिर उसको सक्सेस डिक्लेयर भी करते हैं। इसमें अगर कंपैरिजन किया जाए तो तकरीबन 167 फलस्तीनियन जो थे वो मारे गए थे और उसके अलावा 87 जो थे उसमें वो सिविलियंस थे, यानी वो आम शहरी थे, जबकि 6 इजरायलीज मारे गए थे जिनमें 2 जो थे वो सोल्जर्स थे और 4 आम शहरी थे। ये देखिए, ये फुटेज जो है वो ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस की ही है। ये सारा जो है वो शहरी इलाका है और आप ये देखें यहाँ पर किए गए हैं रॉकेट लॉन्च और इसकी वजह से कितनी तबाहकारी हुई है। 2014 में एक और ऑपरेशन लॉन्च होता है जिसका नाम था ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज।
ये पूरे 50 दिन तक चला था और यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स के मुताबिक तकरीबन 2076 फलस्तीनी जो थे वो इसमें मारे गए और इसमें से 70% जो थे वो सिविलियंस थे। मतलब वो हमास के लोग नहीं थे, ना ही वो लोग थे जिन्होंने हथियार उठाए हुए थे। ये वो लोग थे जो अपने घरों में या फिर अपने कामों से निकले हुए थे और इस ऑपरेशन के दौरान मारे गए। इस तस्वीर में आप व्हाइट फास्फोरस के एक्सप्लोजन को अच्छे से देख सकते हैं। ये गाजा की ही तस्वीर है और इसमें जो ये दिखाया गया है इसके यूज के बाद, व्हाइट फास्फोरस के यूज के बाद एक स्मोक स्क्रीन बन जाती है और जिस भी इलाके पर व्हाइट फास्फोरस पड़ता है वो जल जाता है और बहुत ज्यादा धुआं फैल जाता है। अब आप बहुत जगह ये भी देखेंगे कि इंटरनेशनल लॉ के तहत व्हाइट फास्फोरस जो है वो अलाउ है, लेकिन वो अलाउ उन एरियाज में नहीं है जहाँ पे पॉपुलेटेड एरिया हो या फिर सिटीजन्स जो हैं वो वहां पर रह रहे हों। इन इलाकों में व्हाइट फास्फोरस का यूज अलाउ नहीं है बल्कि बैंड है इंटरनेशनल लॉ के तहत। और इजराइल खुद इस बात को तस्लीम कर चुका है कि उसने व्हाइट फास्फोरस का यूज गाजा में किया था। जब व्हाइट फास्फोरस ह्यूमन स्किन पे पड़ता है ना तो बुरी तरह जला देता है। ये आप तस्वीरें, दोनों तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस तरीके की हजारों तस्वीरें आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी। ये दोनों तस्वीरें गाजा स्ट्रिप में रहने वाले रिहायशियों की हैं जिनके ऊपर व्हाइट फास्फोरस का अटैक हुआ और उनका आप देख सकते हैं कितनी बुरी तरह ये लोग जो हैं वो जल चुके हैं और शहीद हो गए। देखिए इस तस्वीर में ये पूरी फैमिली दिखाई गई है जिनके ऊपर व्हाइट फास्फोरस का अटैक हुआ है और ये बच्चे भी तकरीबन जल चुके हैं, इनकी मदर भी जल चुकी हैं। ये तो तकरीबन इनकी रिकवरी के बाद की तस्वीर है जब इनकी जो स्किन है वो जलने के बाद रिपेयर हो चुकी है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि ये किस हद तक जले थे और इनके दुख का अंदाजा ये खुद ही लगा सकते हैं। मैं या आप तस्वीर देख के एक हद तक मायूस तो हो सकते हैं, लेकिन जो इन पर बीती है ये खुद ही जानते हैं। इससे पहली तस्वीर में हमने देखा था कि किस तरह एक बच्चे को मार दिया गया था उसी के वालिद के आगे, और अब देखिए ये मुसलमानों पर जुल्म और फलस्तीनियों पर जुल्म की एक और तस्वीर और मुंह बोलता सबूत। ये जो एक मदर है ये अपनी बेटी को छुड़ाना चाह रही है, लेकिन ये मुसलसल ये शख्स जो है वो मार रहा है। हद तक कि ये जो मासूम सा बच्चा है ये भी इस फौजी को पीछे धकेल रहा है। अब जब आप बच्चों को इस तरीके से ट्रीट करते हैं ना, फिर आगे जाके वो अमन परस्त नहीं बनते। आगे जाके उनके दिमाग में वही सब बातें रह जाती हैं। फिर वो अपने डिफेंस में कोई इक्तिदाम लेते हैं। फिर यही लोग होते हैं जो कहते हैं कि मुसलमान टेररिस्ट हैं। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के कैपिटल जेरूसलम में शिफ्ट कर दिया। देखिए अमेरिका पहले भी इस बात के वादे करते आया है जिनमें शामिल हैं जॉर्ज बुश, बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप। जॉर्ज डब्ल्यू बुश या बराक ओबामा ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये करके दिखाया। अब आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका ने ऐसा क्यों करा। देखें अमेरिका में जो जूइश पॉपुलेशन है वो तकरीबन 7.5 मिलियन है और ये तीनों ही प्रेसिडेंट अपनी इलेक्शन कैंपेन में इस बात का वादा करते आए हैं कि अगर उनको ये इलेक्शन जिता दिए गए तो वो आगे जाके जेरूसलम को इजराइल का कैपिटल डिक्लेयर कर देंगे। आप कोई भी इलेक्शन कैंपेन देखेंगे तो उसमें इसी टाइप के वादे किए जाते हैं कि बहुत ज्यादा आवाम जो बात चाहती है उसका वादा कर लिया जाता है, चाहे फिर वो मुतालबा जायज हो या फिर नाजायज। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये नाजायज मुतालबा भी पूरा करके दिखाया। इस एक्शन को बहुत क्रिटिसाइज किया गया अरब लीग की तरफ से। इवन इंडिया ने भी इसको बहुत क्रिटिसाइज किया, यूरोपियन यूनियन में इस बात को क्रिटिसाइज किया गया, तुर्की ने क्रिटिसाइज किया, बहुत सारे मुसलमान मुल्कों ने इसको क्रिटिसाइज किया है। लेकिन बाकी जो कंट्रीज हैं उनकी तमाम की एम्बेसीज जो है वो टेल अवीव में है। ये आपको टेल अवीव दिख रहा है, लेकिन अमेरिका ने अपनी जो एम्बेसी है उसको शिफ्ट करके जेरूसलम में मुंतकिल कर दिया है, वेस्ट जेरूसलम में।
और जहां मुल्कों की एम्बेसीज होती हैं उन्हीं को कैपिटल तस्लीम किया जाता है। लिहाजा यूएस के इस एक्शन को, जिससे उसने एम्बेसी को जेरूसलम में शिफ्ट किया है, इसी से इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूएस की नजर में अब इजराइल की कैपिटल जो है वो जेरूसलम है। देखें इस तस्वीर में आप या इस मैप में आप वाज़ा फर्क देख सकते हैं। ये जो इलाका है ये कहलाता है टेल अवीव। टेल अवीव वो इलाका है जो इजराइल का ऑफिशियल कैपिटल है और तमाम ही मुल्कों ने इस जगह पर अपनी एम्बेसीज बनाई हुई हैं, लेकिन अमेरिका ने अपनी एम्बेसी को शिफ्ट करके वेस्ट जेरूसलम में मुंतकिल कर दिया है। इजराइल का क्लेम यह है कि पूरा ही जेरूसलम उनका अपना है, लेकिन जेरूसलम वो इलाका है जहां पे मुसलमान, ईसाई और यहूदी तीनों का ही अपना अपना क्लेम है। इजराइल चूंकि जेरूसलम पर अपना कब्जा जमाना चाहता है, इसलिए उसकी एक ख्वाहिश ये भी है कि तमाम ही मुल्क जेरूसलम को इजराइल का कैपिटल तस्लीम कर लें। लेकिन अमेरिका की इस हरकत की मुखालफत तकरीबन दुनिया के तमाम ही मुल्कों ने की है, जिनमें यूरोपियन यूनियन के मुल्क शामिल हैं, अरब लीग के मुल्क शामिल हैं, तुर्की और मुसलमान मुमालिक शामिल हैं। ये देखें इस तस्वीर में आप देखें, इसमें आपको वाज़ा तौर पर दिखेगा ये है वेस्ट जेरूसलम और ये है ईस्ट जेरूसलम। ईस्ट जेरूसलम पर जो है वो मुस्लिम्स का क्लेम है। मुस्लिम्स कहते हैं कि ये इलाका हमसे बिलोंग करता है, जबकि ये है ओल्ड सिटी। ओल्ड सिटी वो इलाका है जहाँ पे तमाम ही होली प्लेसेस जो है वो मौजूद हैं। डोम ऑफ रॉक भी यहीं पर ही है, मस्जिद अक्सा भी यहाँ पर ही मौजूद है, वेस्टर्न वॉल भी यहाँ पर ही मौजूद है। और ये है नीसेट। नीसेट जो है वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है इजराइल की, जो कि वेस्ट जेरूसलम में पहले से ही मौजूद है। यहाँ ये आप छोटा मैप देख सकते हैं। ये देखिए ये टेल अवीव है, ये जेरूसलम है और इसी जेरूसलम को बड़ा करके यहाँ पर दिखाया गया है। अब बात करते हैं 2018 में पास किए जाने वाले लॉ की, जो इजराइल की तरफ से पास किया गया और मुसलमानों को इस लॉ के तहत सप्रेस करने की हर मुमकिन कोशिश की गई। ये लॉ कैंसेट के थ्रू पास हुआ है। कैंसेट जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है इजराइल की और ये जेरूसलम में मौजूद है। ये इस बिल्डिंग की तस्वीर है और ये आप देख सकते हैं इजराइल का झंडा। इस लॉ के तहत जो इजराइल में मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है उनको मजीद सप्रेस करने की कोशिश की गई। देखें इजराइल ने यहाँ पर फलस्तीन में अपना कब्जा जमाने से पहले छोटी छोटी सेटलमेंट्स के थ्रू यहाँ पर रहना शुरू किया। जब ये सेटलमेंट्स बढ़ गई, ब्रिटिश ने इनका साथ दिया और साथ ही साथ इन्होंने खुद को एक इंडिपेंडेंट कंट्री भी डिक्लेयर कर दिया। लेकिन तब भी कहीं कहीं जो मुसलमान पॉपुलेशंस थी वो मौजूद थी, मुस्लिम पॉपुलेशन या फिर अरब पॉपुलेशन जो थी वो मौजूद थी। अब इजराइल ने जब 1948 में खुद को इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर किया था, तब हर मुल्क की तरह माइनॉरिटी की राइट की भी बात की थी। मतलब वो मुसलमान जो यहाँ पर कभी मेजोरिटी में होते थे, जिन मुसलमानों की यहाँ पर हुकूमत थी, उनको माइनॉरिटी में बदल देने के बाद उन्हीं को हक देने की बात की थी। जिस तरह हर मुल्क में होता है कि तमाम ही सिटीजन्स को इक्वल राइट मिलते हैं। अब इस राइट को उन्होंने खत्म करने की बात की है इस लॉ के तहत, और तमाम ही दुनिया में इस लॉ को बहुत ही अजीब तरह देखा जा रहा है। कोई भी मुल्क जिसको ह्यूमन राइट्स की परवाह होती है वो इस टाइप के लॉ को डिफेंड नहीं करता। लिहाजा यूरोपियन यूनियन, पाकिस्तान, बाकी सब ने भी, इंडिया इवन, सब ने इस लॉ को गलत करार दिया है। जब लेजिस्लेशन में वोटिंग हुई तो इसमें तकरीबन 62 लोगों ने इस लॉ के हक में वोट किया, जबकि 55 जो थे वो इसके खिलाफ थे। अब आप ये देखेंगे कि हर जानिब दो तरीके के विंग्स होते हैं, एक होते हैं राइट विंग और होते हैं दूसरे लेफ्ट विंग। लेफ्ट विंग जो होते हैं वो थोड़े लिबरल होते हैं और राइट विंग बहुत एक्सट्रीमिस्ट होते हैं।
और इजराइल की लेजिस्लेशन में भी कुछ इसी टाइप की सूरत हाल थी। वो लोग जो अरब्स थे वो इस लॉ के खिलाफ थे, लेकिन वो लोग जो बेंजामिन नेतन्याहू के सपोर्टर थे, जो इजराइल को एक ज्यूइश स्टेट तस्लीम करते हैं, जो सिर्फ इजराइल को ज्यूइश का ही मानते हैं, जो सिर्फ इजराइल को यहूदियों का ही मानते हैं, वो इस लॉ के हक में थे। और इस लॉ के तहत इस बात को तस्लीम किया गया कि इजराइल में नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन का हक सिर्फ इजरायली पीपल्स को है। इजरायली पीपल्स से मुराद वो नहीं जिनके पास नेशनलिटी है, मतलब मुसलमान नहीं, सिर्फ इन्होंने कहा इजरायली से मुराद है ज्यूइश पीपल, यहूदी। दूसरा ये कि हर्ब्यू जो इजराइल की लैंग्वेज है या यहूदियों की एक लैंग्वेज है, जैसे मुसलमानों की जो लैंग्वेज है वो अरबिक है, इसी तरह हर्ब्यू को जो है वो इजराइल की नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। उसके साथ साथ अरबिक को यहां से हटा दिया गया। सबसे गलत बात वो ये कि ज्यूइश सेटलमेंट्स जिसकी वजह से तमाम तबाहकारियां हुई, उनको इस लॉ में लीगल करार दे दिया गया है। और ये वही सेटलमेंट्स हैं जिनके खिलाफ अक्सर ममालिक मुत्तहिद हैं, मतलब उनका कहना है कि ये सेटलमेंट्स कानूनी नहीं हैं। अब इजराइल ने इन सेटलमेंट्स को न सिर्फ कानूनी करार दे दिया है और बात ये भी की है कि इजरायली गवर्नमेंट इनको प्रमोट करेगी, इनकी डेवलपमेंट के लिए काम करेगी। 1980 में भी एक बेसिक लॉ है वो पास किया गया था, जिसके तहत जेरूसलम जो है वो कैपिटल था इजराइल का। हम जो कैपिटल इजराइल का मानते हैं या जो दुनिया कैपिटल इजराइल का मानती है उसका नाम है तेल अवीव, जो लेकिन जो इजराइल क्लेम करता है कि इसका कैपिटल है उसका नाम है जेरूसलम। जेरूसलम का पूरे इलाके को ये अपना कैपिटल तस्लीम करता है। और इस लॉ में भी जो 2018 में पास किया गया, इस बात को दोबारा रिवाइज किया गया और रिपीट किया गया कि जेरूसलम जो है वो कंप्लीट एंड यूनाइट कैपिटल है इजराइल का। ये बात भी बहुत खतरनाक है क्योंकि आप देखें कि जेरूसलम जो कंट्री है उसके ऊपर, जेरूसलम जो इलाका है उसके ऊपर सबका ही क्लेम है, मुस्लिम्स का, क्रिश्चियंस का और ज्यूइश पीपल का भी। लेकिन अगर जेरूसलम पूरा ही इजराइल ले जाएगा तो फिर फलस्तीन कहां बचेगा? और जेरूसलम पे पूरा क्लेम करना भी इलीगल है और इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। अब देखें ये एक इंटरनेशनल मुखालफत भी दिखाई गई है इस लॉ के ऊपर कि ये लॉ जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। यूरोपियन यूनियन ने मुखालफत की है, अरब लीग ने मुखालफत की है, इवन जो इंडिया है उसने भी मुखालफत ही की है, सिवाय अमेरिका के, क्योंकि अमेरिका हमेशा से इजराइल को सपोर्ट करता आया है। एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है इजराइल में जिसका नाम है अदाला, इसके जनरल डायरेक्टर हैं हसन जब्बारीन। इनका कहना है कि ये जो ज्यूइश का नेशन स्टेट लॉ है ये एक एलिमेंट है उसी टाइप के एपार्थाइड का जो कि पहले हो चुकी है अफ्रीका में। अफ्रीका में जैसे ब्लैक स्किन लोगों के ऊपर मजालिम किए गए, ये बिल्कुल वैसे ही मजालिम बनाने के लिए एक पैसेज बनाया जा रहा है जो मुसलमानों के ऊपर ढाए जाएंगे। इनका ये भी कहना था कि ये लॉ बिल्कुल इमोरल है और इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ जो है वो ह्यूमैनिटी की बात करता है, माइनॉरिटीज को राइट देने की बात करता है, लेकिन इस लॉ में माइनॉरिटीज से तमाम हक छीन लेने की बात की गई है। जब एक ही कंट्री में दो कम्युनिटीज रह रही हों, मुस्लिम भी रह रहे हैं और यहूदी भी रह रहे हैं, तो उन सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। लेकिन 2020 में ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक पीस प्रपोजल या फिर पीस प्लान पेश किया है जिसके तहत उनका ये मानना है कि इसके साथ ही साथ इजराइल और फलस्तीन का जो बीच का तसादुम है ये खत्म हो जाएगा। लेकिन जब हम इस प्रपोजल को डीपली एनालाइज करेंगे तो हम इस बात को जानेंगे कि ये प्रपोजल सिर्फ और सिर्फ इजराइल के फेवर में ही जाता है और अमेरिका किस तरह शाना बशाना इजराइल के साथ चल रहा है। इससे पहले मैं आपको ये बात भी बता दूं कि इजराइल और फलस्तीन के लिए एक और प्रपोजल जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है वो है टू स्टेट सॉल्यूशन, यानी कि एक स्टेट हो और उसमें
दो गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही हो, यानी कि एक साइड इजराइल और एक साइड मुस्लिम्स। और इस सॉल्यूशन के तहत ये जो 2 स्टेट सॉल्यूशन था, इसका पूरा खात्मा कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पेश किया गया ये 1 साइडेड प्रपोजल, जिसमें मुसलमानों को और शिकस्त का सामना होगा, उनको अपनी और टेरिटरी से हाथ गंवाना पड़ेगा, उसे डील ऑफ सेंचुरी भी कहा जा रहा है। इस प्रपोजल को डील ऑफ सेंचुरी कहना बिल्कुल नामुनासिब है, और इसको डील ऑफ सेंचुरी कहने वाला शख्स जैरेड कुशनर जो है वो एक ज़ायनिस्ट सपोर्टर है, और इस शख्स का पहले भी एक स्टेटमेंट आया है जिसके तहत इसने इस बात को कहा है कि when the humiliation does not work, more humiliation will। जिसका मतलब ये है कि जब किसी के ऊपर जुल्म, तशद्दुद और जबर काम ना करे तो आप उस जुल्म, तशद्दुद और जबर को बढ़ा दो, तब वो काम करेगा और आप अपने इंटरेस्ट लेके आराम से अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे। फलस्तीन इस डील को मानने के लिए तैयार नहीं है, उसकी वजूहात मैं आपको आगे बताऊंगी। और बहुत से मुसलमान ममालिक पाकिस्तान के समेत इस डील को मानने से इनकारी हैं, और उनके लिहाज से ये डील मुनासिब नहीं है। देखिए, इस डील में 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। अगर हम पार्ट ए की बात करें तो ये पेश करता है पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, और पार्ट बी पेश करता है इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इसको आगे जाके मैं आपको मजीद बताऊंगी, लेकिन इस कार्टून से अंदाजा लगाएं कि ये डील कैसी है। देखें, इस कार्टून के पीछे लिखा है अपेरहेड। यहाँ ये ट्रम्प जो है ये डील ऑफ द सेंचुरी पेश कर रहे हैं फलस्तीनियन वुमेन को, और ये है बेंजामिन नेतन्याहू, मतलब अमेरिका और इजराइल दोनों तो इस नेगोशिएशन में शामिल थी, लेकिन फलस्तीन जो कि एक मेजर पार्टनर है इस कॉन्फ्लिक्ट का, उनके सामने ये डील रख दी गई है, इनको नेगोशिएशन का हिस्सा नहीं बनाया गया है। और इस डील के पीछे की कहानी आप देख सकते हैं क्या है। डिस्क्रिमिनेट करना फलस्तीनियों को, इनके खिलाफ इकदाम उठाना और इनके हुकूक इनसे मजीद छीन लेना। आइए इस बात को मजीद समझते हैं और डील को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं पहले आपको ये बात बता चुकी हूं कि अमेरिका हमेशा से इजराइल के जेरूसलम के क्लेम को एक्सेप्ट करता आया है, और अमेरिका ही वो फर्स्ट कंट्री था जिसने अपनी एम्बेसी को तेल अवीव से जेरूसलम में शिफ्ट किया। और इस डील का जो मेन एम है वो भी यही है कि पूरे के पूरे जेरूसलम पर इजराइल का कब्जा हो जाए और फलस्तीनियों को वहां से निकाल दिया जाए। इस पार्ट ए का जो मेन पॉइंट है वो है रीड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज, मतलब जो बाउंड्रीज अभी हैं उनको रीड्राइंग कर दिया जाए, जिसके तहत जो पूरी की पूरी जॉर्डन वैली है और तमाम इजरायली सेटलमेंट्स जो हैं उनको इजराइल के हिस्से में दे दिया जाए। दूसरी अहम बात ये की गई है कि जेरूसलम को इजराइल का कैपिटल तस्लीम कर लिया जाए, और पूरे जेरूसलम को, यहाँ पर ईस्टर्न या वेस्टर्न जेरूसलम की बात नहीं हो रही है, पूरे जेरूसलम की, जिसमें ओल्ड सिटी भी शामिल है। और जो फलस्तीन स्टेट बनेगा उसको टोटली डीमिलिटराइज रखा जाएगा, वहां वो किसी किस्म के हथियार या किसी किस्म की फौज नहीं रख सकते हैं। और जिन इलाकों से इजराइल ने फलस्तीनियों को निकाल दिया है और उनको रिफ्यूजीज बना दिया है, उन इलाकों में फलस्तीनी अब वापस भी नहीं आ सकेंगे। अब आते हैं इस प्लेन के पार्ट बी पे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक फैसिलिटीज की बात की गई है। इस प्लेन बी में इस बात का इजहार किया गया है कि फलस्तीन को $50 बिलियन दिए जाएंगे, जिसके तहत गाजा स्ट्रिप को वेस्ट बैंक से एक टनल के जरिए जोड़ दिया जाएगा, और गाजा स्ट्रिप पर जाके फलस्तीनी जो है वो अपना फलस्तीन स्टेट बनाएंगे। साथ ही साथ वहीं पर रिहाइश पजीर होंगे, वो तमाम एरियाज छोड़ देंगे जिन पर इजराइल का कब्जा होगा, और गाजा स्ट्रिप को इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए यहाँ पर आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए जाएंगे, साथ ही साथ एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा, और ये $50 बिलियन जो है वो अमेरिका अपनी जेब से नहीं देगा।
फलस्तीनी ऑफिशियल्स ने इस बात को बहुत गुस्से की नजर से देखा है और ये कहा है कि फलस्तीन बेचने के लिए नहीं है। फलस्तीन इज नॉट फॉर सेल। पहले तो आके आप हमारी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, उसके बावजूद हमें हमारे ही मुल्क से निकालकर जब फैसला करने आते हैं तो हमें ही उस फैसले में शामिल नहीं करते हैं और हमारे सामने एक डील रख दी जाती है कि आओ इस पर साइन कर लो, ये एक पीस डील है। मैप के जरिए इसको समझते हैं। देखें, ये है ट्रंप का मैप, मतलब जो ट्रंप ने पीस डील दी है उसके हिसाब से एक कॉन्सेप्चुअल मैप बनाया गया है, जिसके तहत देखें कि ये है गाजा स्ट्रिप और गाजा स्ट्रिप के साइड में इस तरीके की डेवलपमेंट्स की जाएंगी और यहाँ पर आकर फलस्तीनी जो है वो आबाद हो जाएंगे। ये पूरा एरिया जो जॉर्डन का है वो सब इजराइल के कब्जे में चले जाएगा। गोलन हाइट्स पूरा इजराइल के कब्जे में चले जाएगा और वेस्ट बैंक को गाजा से कुछ ट्यूनल्स के जरिए जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर जितना भी एरिया है वो सब इजराइल अपने कब्जे में ले लेगा, इवन ओल्ड सिटी भी। ये देखें, ये एक और कार्टून है जिसमें ट्रंप के हाथ में नाइफ दिखाई गई है और वो एक केक काट रहे हैं, जिसके इस केक को आप एज अ टेरिटरी देख सकते हैं फलस्तीन की। इस केक के हिस्से ट्रंप ने किए हैं, जिसमें से आप देखें कि पूरा ही केक तकरीबन इजराइल को दे दिया गया है और छोटा सा एक हिस्सा फलस्तीन को दिया गया है। और ट्रंप इस बात को ये भी कह रहे हैं कि ये एक ग्रेट और हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है अपना हिस्सा हासिल करने के लिए फलस्तीन के पास। जिसको ज्यादा हिस्सा मिलता है वो तो जाहिर सी बात है खुश ही होता है। यहाँ पर सारे इंटरेस्ट किसके पूरे होते हुए दिख रहे हैं हमें? इजराइल के। तो ये देखें, बेंजामिन नेतन्याहू है, इन्होंने कितने मजे से इस सारे के सारे केक को अपने हाथ में ले लिया है। इस प्लेन के खिलाफ फलस्तीन में मुजाहिरे स्टार्ट हो गए और आप देख सकते हैं कि ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीर को जलाया जा रहा है। साथ में अमेरिका का झंडा भी जमीन पर पड़ा है। देखिए, इलेक्शन कैंपेन जब इजराइल में चल रहा था तो बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात का ऐलान खुलेआम किया कि अगर उनको जिता दिया जाता है तो वो वेस्ट बैंक को एनेक्स कर लेंगे और उन्होंने एक मैप के जरिए ये तमाम डिटेल्स भी बताई थी। अब आते हैं कि एनेक्सेशन असल में होती क्या है। देखिए, एनेक्सेशन का मुराद है कि आप किसी भी एरिया को जो आपकी टेरिटरी नहीं हो, आप किसी और की टेरिटरी को ताकत के जोर पर अपने अंदर शामिल कर ले और उस पर खुद कंट्रोल कर ले। अब यूएन ने इस बात पर कहा है कि इस टाइप के जो एक्शन होते हैं ये सीरियस वायलेशन है चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन की एंड जेनेवा कन्वेंशन की, क्योंकि आप किसी की टेरिटरी पर जबरदस्ती कब्जा नहीं कर सकते और उसको अपना पार्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। खैर, कब्जा तो इजराइल ने इस एरिया पर बहुत पहले से किया हुआ है जो कि इलीगल है और यूएन हाई कमिश्नर का ये भी कहना था कि कोई भी एनेक्सेशन हो, चाहे वो 30% हो या फिर 5% हो वेस्ट बैंक की, वो इलीगल ही कहलाएगी क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी। बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो इलेक्शन जीत जाते हैं और उसके बाद वो इस बात का ऐलान करते हैं कि वो तकरीबन 1/3 जो वेस्ट बैंक है उसको एनेक्स कर लेंगे। इसके साथ साथ जॉर्डन वैली पर भी अपना कब्जा जमा लेंगे। देखिए, जॉर्डन वैली की बात ट्रंप ने अपने मिडिल ईस्ट प्लेन में भी की थी, जिसको हमने पीस प्लेन या फिर कंट्रोवर्शियल प्लेन, इन नामों से हम जिस प्लेन को जानते हैं, उस प्लेन में ट्रंप ने बिल्कुल यही बात की थी जो बेंजामिन नेतन्याहू अब अपने एनेक्सेशन प्लेन में कर रहे हैं। इनके तहत इनको 1 जुलाई को यह प्लान जो है पूरा पेश करना था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि इनकी अपोजिशन से कुछ मामला चल रहे थे। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। देखिए, इजराइल ने जितनी भी सेटलमेंट्स बनाई हुई है ना वेस्ट बैंक पर, वो तमाम इंटरनेशनल लॉ के तहत इलीगल हैं और साथ साथ यूएन और यूरोपियन यूनियन ने भी कहा है कि
ये प्लेन और इस टाइप की एक्शन जो है वो खतरा है पीस के लिए। आगे जाके जो पीस के रास्ते खुल सकते हैं, जो अमन के रास्ते खुल सकते हैं, उनके लिए भी इस टाइप के जो प्लेन होते हैं वो खतरा ही कहलाते हैं। साथ ही साथ दूसरे अरब ममालिक ने भी इस एनेक्सेशन प्लेन को कहा है कि ये रीजन की सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है। हम देखते हैं कि इस प्लेन के क्या स्ट्रेटेजिक एडवांटेज जो हैं वो इजराइल को मिलेंगे और फलस्तीन के लिए ये प्लेन क्यों नाकाबिले कबूल है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो नीचे का सारा इलाका है ना, ये वाला सारा इलाका ये ज्यादातर डिजर्ट है और यहाँ पर कोई एग्रीकल्चर जो है वो नहीं है। और ये देखिए, ये है डेड सी, ये है जॉर्डन, और ये जो जा रहा है ना, इसे हम कहते हैं जॉर्डन रिवर। तो सारा का सारा जो पानी का रास्ता है वो भी, जो वाटर रिसोर्सेस हैं वो भी ऊपर की ही जानिब हैं। नीचे के इलाके में पानी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड भी नहीं है। और इजराइल का मेन मकसद यही है कि जॉर्डन वैली पे कब्जा करके फलस्तीनियों को पानी के लिए डिपेंडेंट कर देना और इस पूरे एरिया पे अपना कब्जा जमा लेना। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत मुफीद मालूमात हासिल हुई होगी। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुल्क से वफादार रहिए। अल्लाह हाफिज।